नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 वर्ष और भारत चीन संबंध, ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा विकल्प, शिक्षा के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट और वैक्सीन पासपोर्ट में भेदभाव पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 वर्ष और भारत चीन संबंध से। हमने इससे पहले 1 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में इसके तहत चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 वर्ष पूर्ण हुए और इसके अवसर पर चीन में महोत्सव भी मनाया गया, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा इसके संदर्भ में जो भाषण दिया गया उसमें उन्होंने चीन के उत्थान की बात को कहा और ये दावा किया कि चीनी लोगों के द्वारा ही एक नई दुनिया बनाई गई है और अब वो किसी से भी दबने या झुकने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ शी जिनपिंग ने विदेशी ताकतों को भी चुनौती दी है और ये कहा है कि अगर वो चीन को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पूरे पृष्ठभूमि में ही हम भारत और चीन के संबंधों को भी देख सकते हैं, जिसमें पिछले अप्रैल और मई से ही भारत और चीन के संबंधों के मध्य किस प्रकार की जटिलता को देखा जा रहा है। पिछले साल अप्रैल और मई से ही भारत और चीन के मध्य तनाव देखा गया है, जिसके तहत 15 जून को गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। मामले की जटिलता इस बात से भी समझी जाती है कि अनेक दौर की वार्ताएं होने के बावजूद समस्या का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाया है। तनाव को कम किए जाने के लिए पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र और कैलाश पर्वत क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट यानी सैन्य वापसी की प्रक्रिया को किए जाने के बावजूद अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में सेनाएं तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार चीन द्वारा भारत पर दबाव डालने के लिए पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में क्षेत्रीय तिब्बती युवाओं की भर्ती की गई है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक सेनाओं की तैनाती का लक्ष्य रखा जा रहा है और भारत द्वारा भी जिस प्रकार से इसके संदर्भ में तैयारी की जा रही है उससे तनाव लगातार बरकरार देखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने यह भी देखा है किस प्रकार से चीन की आक्रामकता के हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जिसमें पूर्वी चीन सागर के साथ दक्षिणी चीन सागर, हांगकांग के मुद्दे के साथ उइगर मुसलमानों का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर समय समय पर चीन का विविध देशों के साथ तनाव देखा जाता है। हाल ही में G7 समूहों के देशों और नाटो संगठन के देशों द्वारा भी चीन की आलोचना की गई। इसके बावजूद चीन ने अपनी आक्रामकता का त्याग नहीं किया है। चीन की इस नीति के संदर्भ में विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन ने इस प्रकार का व्यवहार पूर्व के समय में भी किया है, जिसमें 1950 और 60 के दशक में जब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति माओ त्से तुंग द्वारा चीन का ग्रामीण स्तरों में औद्योगिक विकास किए जाने के संदर्भ में और चीन को लोहा और इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लौह इस्पात के उत्पादन को जिस प्रकार से महत्व दिया गया, उसकी तुलना में जब चीन में अकाल के चलते लाखों लोगों की मृत्यु हुई तो इस प्रकार की असफल ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए माओ के द्वारा एक आक्रामक विदेश नीति का पालन किया गया। इसी के संदर्भ में 1962 में भारत पर भी आक्रमण किया गया और वर्तमान में भी शी जिनपिंग के समक्ष जिस प्रकार से अनेक चुनौतियां देखी जा रही हैं, वह इस बात को इंगित करता है कि कहीं शी जिनपिंग द्वारा भी माओ के समान की ही नीति को ना अपनाया जाए। भले ही वर्तमान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर शी जिनपिंग का वर्चस्व है, इसके बावजूद समय समय पर वे विविध प्रकार के अंतर विरोधों को देखते रहते हैं और कोरोना से बेहतर ढंग से निपटने के बावजूद जो चीनी अर्थव्यवस्था है वह अभी भी मंदी का शिकार है।
इसी के चलते जिनपिंग के द्वारा भी देश की जनता का ध्यान असफल नीतियों से हटाए जाने के लिए आक्रामक विदेश नीति की ओर ले जाया जा सकता है और इसके संदर्भ में भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत चीन के प्रति आक्रामकता के संदर्भ में काफी सावधानी से कार्य कर रहा है, जिसके तहत भारत ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड आदि देशों के साथ भागीदारी को बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ भारत ने G7 समूहों के देशों की बैठक में भी भाग लिया और वैश्विक व्यवस्था में आक्रामकता के विरुद्ध चिंताएं जाहिर की। भारत द्वारा इसी प्रकार से संघाई सहयोग संगठन जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग किया जाता रहा है ताकि हम चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाए जाने की दिशा में कार्य कर सकें। और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि न केवल हम सभी देशों का सहयोग लें, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीयता के साथ कार्य करने के साथ ही हमें रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संदर्भित है ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा विकल्प से। पिछले एक दशक में भारत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का विस्तार और पहुंच को किए जाने के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और विश्व बैंक भी इसको प्रमाणित करता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में बिजली की पहुंच लगभग दुगनी देखी गई है, जिसके तहत 2010 में यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच के संदर्भ में 55% था, जो 2020 तक बढ़कर 96% तक जा चुका है। हालांकि विशेषज्ञों का यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच ही एकमात्र निवारण उपाय नहीं है, इसके अतिरिक्त भी अन्य चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें कार्य करना होगा, जिसके तहत हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार से वर्तमान बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी नीतियों में बदलाव कर सकें। जैसे कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के तहत हम प्रत्येक ग्रामीण घर तक विद्युतीकरण के लक्ष्य को रख रहे हैं, लेकिन हमें ग्रामीण घरों के साथ ही वर्तमान में अनेक सामुदायिक स्थलों तक भी बिजली को पहुंचाने के लिए कार्य करना होगा, जिसके लिए गांव में अवस्थित स्कूलों को ध्यान में रखना होगा, सामुदायिक भवनों को ध्यान में रखना होगा और पंचायत भवन आदि में भी विद्युतीकरण के लिए प्रयासों को करना होगा। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाए जाने के बावजूद अभी भी गांव में बिजली की अनियमितता देखी जाती है, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता नहीं होती है, तो इसके लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले के संदर्भ में राजस्थान के एक विद्युत विनियामक का एक महत्वपूर्ण फैसला आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान विद्युत विनियामक ने एक आदेश जारी किया है और आदेश जारी करके उनके द्वारा जयपुर, अजमेर और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विहीन सरकारी स्कूलों को सौर ऊर्जा से युक्त किए जाने की बात कही गई है। यानी विद्युत विनियामक बोर्ड यह चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को सौर ऊर्जा से युक्त किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को और बेहतर बनाए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार की सौर ऊर्जा की पहुंच से लगभग 1500 सरकारी स्कूलों को बिजली प्राप्त किया जा सकना संभव हो सकेगा, जिसके तहत छतों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल के माध्यम से 15 मेगावाट बिजली की प्राप्ति संभव है। राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड के द्वारा बिजली को स्टोर किए जाने के लिए बैटरी की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की पहुंच के विस्तार के तहत अनेक लाभों को ला सकता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र के इस प्रकार के विकेंद्रीकरण से यदि चरम जलवायु की स्थितियां देखी जाती हैं, जैसे कि बाढ़ अथवा सूखा आता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम बिजली की पहुंच को संभव कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोग से बिजली की पहुंच 24/7 यानी सतत भी हो सकती है और इसके साथ ही विविध अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि इसका प्रयोग किया जा सकता है मिड डे मील स्कीम में और साथ ही साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के पंप आदि को चलाए जाने में। साथ ही साथ स्कूलों में अगर बिजली को लाया जा सकेगा तो इससे स्कूली शिक्षा के बाद शाम को और रात को स्कूल की बिल्डिंग का प्रयोग
अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भारत सरकार इसी मॉडल पर अन्य सरकारी बिल्डिंगों का भी सौर ऊर्जा के आधार पर विकास कर सकती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप आदि में भी सौर ऊर्जा को विस्तारित किया जा सकता है। हमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से बचने के लिए बैटरी के स्टोरेज को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे बिजली हमें 24/7 प्राप्त हो सकती है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सरकारों ने वर्तमान में सौर ऊर्जा आदि के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में बड़े बड़े सोलर पार्क्स की स्थापना की है। हालांकि यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के बनाए गए बड़े बड़े सोलर पार्क्स आदि चरम जलवायु की घटनाओं जैसे कि आंधी, तूफान, चक्रवात, बाढ़ आदि से सुभेद्य रहते हैं। इसी के चलते यह आवश्यक है कि हम इसके निवारण उपाय के लिए नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दें और हम ये कोशिश करें कि हम इसकी प्राप्ति किए जाने के संदर्भ में सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करें। इसके माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऊर्जा की बेहतर पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे, साथ ही साथ यदि हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास करते हैं तो इससे हम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऊर्जा की सततता और 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य के जो विद्युत विनियामक बोर्ड हैं वह शिक्षा विभाग आदि के साथ मिलकर स्कूलों को विद्युतीकृत किए जाने के संदर्भ में योजनाओं को तैयार करें और आगे चलकर सरकार इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आवंटित धन का प्रयोग कर सकती है और स्कूलों में सततता के आधार पर बिजली को सुनिश्चित करने का इसके माध्यम से प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 और पेज नंबर 8 में दिए गए दो महत्वपूर्ण आलेख और एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन यानी शिक्षा और गवर्नेंस दोनों से ही है। यह संदर्भित है शिक्षा के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट 2019-20 से। सबसे पहले तो हमें इसके तहत यह जानना जरूरी है कि स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना, जिसे अंग्रेजी में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी यूडीआईएसई कहा जाता है, वह क्या होता है। मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना स्कूली शिक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 2012-13 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सूचना की प्राप्ति के लिए किया गया था। इसके माध्यम से भारत भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षा मानकों को मापे जाने के संदर्भ में काफी मदद मिलती है। और हम जिसकी बात करने जा रहे हैं यानी यूडीआईएसई प्लस, वह इसी यूडीआईएसई का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण ही है। यूडीआईएसई प्लस के तहत मुख्य रूप से 2019-20 के आंकड़ों को सामने लाया गया है ताकि डेटा से संबंधित त्रुटियों को कम किया जा सके, डेटा गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और इसके सत्यापन को भी आसान बनाया जा सके। यही कारण है कि 2020-19 के आंकड़ों से संबंधित यूडीआईएसई प्लस को अभी हाल में ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यदि हम इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किस प्रकार से स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर जो विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात है उसमें 2018-19 की तुलना में काफी सुधार देखा गया है। जैसे कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए यह नामांकन अनुपात 98% है और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए यह नामांकन अनुपात 78% और 51% तक है। यूडीआईएसई प्लस के आंकड़ों में यह भी देखा गया है कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है उसमें भी सुधार हुआ है और 2018-19 की तुलना में 2019-20 में
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन में भी वृद्धि देखी गई है। 2019-20 में यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से स्कूलों में विविध प्रकार की सुविधाओं का विकास हुआ है, जिसमें 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 80% से अधिक स्कूलों में कार्यात्मक बिजली है और चालू वाले कंप्यूटरों के स्कूलों की संख्या भी 2018-19 में 4.7 लाख से बढ़कर 2019-20 में 5.2 लाख देखी गई है। साथ ही साथ इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो 2018-19 के 2.9 लाख से बढ़कर 2019-20 में 3.36 लाख देखी गई है। हालांकि आंकड़ों के माध्यम से यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से भारतीय स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच के संदर्भ में काफी व्यापक असमानताएं हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना की आपदा से पूर्व जब हम भौतिक अवसंरचना के बारे में बात करते थे तो हम कहते थे कि स्कूलों में बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, खेल के मैदान अच्छे होने चाहिए, लाइब्रेरी और स्वच्छ पानी और टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान कोरोना काल में जिस प्रकार से हाइब्रिड प्रकार की लर्निंग को बढ़ावा मिला है, अब यह भी बेहद आवश्यक हो गया है कि स्कूलों में ऑनलाइन पहुंच और कंप्यूटरों की उपलब्धता भी स्कूली अवसंरचना के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कोरोना काल में तो इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसके संदर्भ में स्कूलों की प्रगति को मापना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके तहत यह कहा जा सकता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरनेट और कंप्यूटर की पहुंच नहीं हो पाती है तो इस रूप में वह एक प्रकार के दोहरे जोखिम का सामना करते हैं, क्योंकि अनेक विद्यार्थियों के पास अपने स्वयं का कंप्यूटर नहीं होता और न ही उनके स्कूलों में भी इस प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिससे शिक्षा तक उनकी सर्वकालिक पहुंच संभव नहीं हो पाती है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाल के समय में अनेक मोबाइल और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों के द्वारा कई किलोमीटर चला जाता है और चलने के बाद वे मोबाइल टावर के समीप जाकर इंटरनेट की पहुंच को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। UDISE प्लस की जो रिपोर्ट है वह भी इसके संदर्भ में यह आंकड़ा देती है कि किस प्रकार से देश भर में केवल 22% स्कूलों में ही औसत आधार पर इंटरनेट की पहुंच है, जो काफी चिंता का विषय है। सरकारी स्कूलों में तो यह आंकड़ा मात्र 11% है और इसी प्रकार का आंकड़ा कार्यशील कंप्यूटर तक पहुंच के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 37% है और सरकारी स्कूलों के संदर्भ में यह 28.5% ही है। हमें स्कूलों में कंप्यूटर तक पहुंच के संदर्भ में राज्य स्तर पर विषमताएं भी देखने को मिलती हैं, जिसमें केरल और दिल्ली जैसे विकसित राज्यों में स्कूलों में इंटरनेट सुविधा के संदर्भ में केरल के 87.84% और दिल्ली के 85.69% स्कूलों का स्थान आता है। वहीं उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बेहद खराब है, जो 6%, 8%, 10% और 13% ही कहा जा सकता है। यह आंकड़े यह बताते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है, जिसके तहत शहरों में तो हम अच्छी सुविधा देखते हैं, लेकिन गांवों में वो सुविधा इस रूप में उपलब्ध नहीं है और साथ ही साथ उच्च स्तर के विकास वाले राज्यों में यह सुविधा काफी अच्छी है, लेकिन जो गरीब राज्य हैं उनमें यह सुविधा अच्छी नहीं है। और मुख्य रूप से हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो UDSI की रिपोर्ट है वह मुख्य रूप से 2019-20 के आंकड़ों के बारे में बात करती है, यानी कोरोना काल से पहले ही इस तरीके की स्थिति विद्यमान थी। तो किस तरीके से कोरोना काल में दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया होगा, यह काफी चिंता का विषय है। भारत सरकार ने इससे पहले भी इसके संदर्भ में काफी प्रयास किए हैं, जिसके तहत सरकार स्वयं प्रभा शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से शिक्षा सामग्री और पाठ्यक्रम को 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में विस्तारित करना चाहती है और इसके लिए सरकार ने इसरो प्रसार भारती के साथ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स आदि का भी सहारा लिया है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी इस पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। इसके लिए सरकारों को यह स्वीकार करना होगा कि इंटरनेट और कंप्यूटर तक जिसकी पहुंच नहीं है वह भी वंचना का शिकार है और इसे दूर किए जाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए
लिए सरकारें उपलब्ध सभी प्रकार के विकल्पों का प्रयोग कर सकती हैं, जिसमें वह नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के साथ ही बीएसएनएल नेटवर्क और अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क का प्रयोग कर सकती हैं और इसके माध्यम से सभी स्कूलों को इंटरनेट से कनेक्ट किए जाने के संदर्भ में बेहतर कार्य कर सकती हैं। आने वाले समय में हम 5G इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो सभी क्षेत्रों में 5G इंटरनेट की उपलब्धता भी हम सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए भी प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। सरकारों को आगे चलकर न केवल स्कूलों में अपितु अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी इंटरनेट को उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना होगा और इसके लिए सरकारें सार्वजनिक फंडिंग का सहारा ले सकती हैं, हार्डवेयर निर्माताओं का सहयोग ले सकती हैं और उपकरणों के रिसाइकलिंग और दान के विकल्पों का भी प्रयोग कर सकती हैं। इस प्रकार से UDISE प्लस की रिपोर्ट एक ऐसे आंकड़े को दर्शाती है कि हम किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड का सामना कर रहे हैं और इसको दूर किए जाने के लिए हमें अभी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR और हेल्थ दोनों से ही है। यह केंद्रित है वैक्सीन पासपोर्ट में भेदभाव से। हमारे द्वारा 1 जुलाई 2021 को भी इसके संदर्भ में यूरोपियन यूनियन के ग्रीन पास कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की गई थी, जो एक प्रकार के वैक्सीन पासपोर्ट का ही उदाहरण है। इसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है। तो वैक्सीन पासपोर्ट एक ई सर्टिफिकेट है जो कोविड-19 टेस्ट के स्टेटस को स्टोर भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है। इसको आप अपने स्मार्टफोन में, ऐप में या अन्य प्रकार के डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं और जब लोग सीमा पार करके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसका प्रयोग किया जा सकता है सुरक्षा एजेंसियों को दिखाने के लिए और इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है। यह टीकाकरण के पूर्व विचार पर आधारित है, जिसमें कई अफ्रीकी देशों के यात्रियों को जब संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत जाना होता था तो उनको ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था कि उन्हें येलो फीवर जैसी बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया गया है और जब वो इस प्रकार के टीकों से युक्त होते थे तभी उन्हें किसी देश में प्रवेश दिया जाता था। फरवरी 2021 में इजराइल के द्वारा इस प्रकार के विचार को सबसे पहले लागू किया गया और बाद में अन्य प्रकार के देशों ने भी इसे लागू किया। वैक्सीन पासपोर्ट के माध्यम से न केवल टीकाकरण के रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा सकता है, साथ ही साथ यह एक सबूत के तौर पर कार्य करता है कि धारक को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है और इस रूप में वह काफी सुरक्षित है। वैक्सीन पासपोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि कोरोना महामारी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा क्षेत्र, इसको सुगम किए जाने के संदर्भ में काफी बेहतर कार्य किया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन पासपोर्ट को स्थापित करने के संदर्भ में विविध प्रकार की चिंताएं और सीमाएं भी सामने रखी गई हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि का कहना है कि अभी भी हम कोरोना वैक्सीन की प्रभाविता के संदर्भ में पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना का वायरस लगातार बदलने वाला वायरस है और विविध प्रकार के जो टीके हैं वह किसी एक विशेष प्रकार के वायरस के संस्करण पर किस प्रकार से प्रभाव को डालेगा, इसको लेकर अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। यानी वैक्सीन पासपोर्ट कोविड-19 के संचरण को पूर्ण रूप से कम कर पाएगा, इसके संदर्भ में WHO भी निश्चित रूप से कह पाने में सक्षम नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की वैक्सीन को अपनाया जा रहा है, तो किस प्रकार से वैक्सीन पासपोर्ट की स्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता ला पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विशेष रूप से कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में जिस प्रकार से टीका राष्ट्रवाद देखा जा रहा है, उसके तहत विविध प्रकार के जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने देशों में टीके की उपलब्धता को काफी बढ़ाया है। इसकी तुलना में जो गरीब देश और अफ्रीकी देश आदि हैं वहां पे टीके की उपलब्धता इतनी नहीं हो पाई है, जो इस बात को आगे बढ़ा देती है कि वैक्सीन पासपोर्ट के माध्यम से एक प्रकार से हम असमानता को ही आगे बढ़ा रहे हैं और जब तक टीकों की अपर्याप्त उपलब्धता के संदर्भ में प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक वैक्सीन पासपोर्ट की नीति को
बेहतर ढंग से हम लागू नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि अभी भी ऐसे उच्च जोखिम वाले समूह हैं जिनको टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति हुई है, तो इसके संदर्भ में भी हमें कार्य करना होगा। इस प्रकार की सीमित वैक्सीन आपूर्ति के चलते वैक्सीन पासपोर्ट के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें और कार्य करना चाहिए, जिसके तहत फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लाखों डोज पहले ही खरीद चुके अमीर देश इससे अधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं और गरीब देशों को टीकाकरण के संदर्भ में वर्षों नहीं तो महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। इस तरीके से वैक्सीन पासपोर्ट अनेक बार भेदभाव और असमानता को भी जन्म दे सकता है और इसके लिए हमें कार्य करना होगा। अनेक विशेषज्ञों ने इसके संदर्भ में गोपनीयता संबंधी चिंताओं को भी जाहिर किया है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो ऐप्स और विविध प्रकार के जो टीके बनाए गए हैं उनको लगाए जाने के संदर्भ में जिस प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल आदि का प्रयोग किया जाता है, उससे जो नागरिकों का सेंसिटिव डेटा है वह भी सुभेद्य हो सकता है और इसकी हैकिंग करके उनके महत्वपूर्ण हेल्थ डाटा के संदर्भ में जानकारी हासिल की जा सकती है। वैक्सीन पासपोर्ट की इस चिंताओं के संदर्भ में ही हम यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए ग्रीन पास कार्यक्रम को समझ सकते हैं। इस लिस्ट में अधिकांश जो वैक्सीन शामिल की गई हैं वह यूरोप और उत्तरी अमेरिका की हैं और भारत की वैक्सीन के साथ ही इसमें अफ्रीका, चीन और रूस की वैक्सीन को भी स्थान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि भारत द्वारा इसका विरोध किया गया है और विदेश मंत्री द्वारा यहां तक कहा गया है कि यदि यूरोपियन यूनियन इस प्रकार के नियमों को लागू करता है तो यूरोपियन यूनियन से भारत आने वाले लोगों पर भी इसी प्रकार के यात्रा प्रतिबंधों को लगाया जा सकता है। अफ्रीकी यूनियन द्वारा भी इसका विरोध किया गया है और इसके संदर्भ में उसने यूरोपियन यूनियन पर जातीय भेदभाव का आरोप लगाया है, क्योंकि अनेक अफ्रीकी देशों में भारत की वैक्सीन ही कार्य कर रही है। हालांकि भारत के इस विरोध का कुछ प्रभाव देखा गया है, जिसके तहत ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे अनेक राष्ट्रों ने भारत में निर्मित वैक्सीन को स्वीकृति दी है, लेकिन इसके बावजूद भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें कार्य करना होगा। इसके तहत यह बेहद आवश्यक है कि भारत कोविशील्ड के साथ ही कोवैक्सीन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दिलाने के लिए कार्य करे और साथ ही साथ अन्य अफ्रीकी देशों में भी जो विविध प्रकार की वैक्सीन कार्य कर रही हैं उनको भी विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि भारत अपने देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से वैक्सीनीकृत किए जाने के लिए प्राथमिक रूप से कार्य करे, क्योंकि भारतीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के 6 महीने होने के बावजूद अभी भी केवल 4.4% भारतीयों को ही पूर्ण रूप से वैक्सीनीकृत किया गया है, जिसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वैक्सीन पासपोर्ट में उभरती असमानताओं और भेदभाव का परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, जैसा कि राजस्थान के बिजली नियामक के हालिया फैसले का तात्पर्य है, ऊर्जा की पहुंच को सक्षम करना ग्रामीण घरों को बिजली देने से परे होना चाहिए, स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप वैक्सीन पासपोर्ट का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप वैक्सीन पासपोर्ट के लाभों और इसकी चुनौतियों के संदर्भ में असमानता और भेदभाव के बिंदुओं को बताएंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ निवारण उपायों की चर्चा करेंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राजस्थान बिजली नियामक के हालिया फैसले का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण को लेकर कुछ आंकड़े स्पष्ट करेंगे। फिर आप ग्रामीण घरों से आगे जाकर ऊर्जा की पहुंच को सक्षम किए जाने के संदर्भ में कुछ उदाहरण देंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपायों की भी चर्चा करेंगे और इस प्रकार से एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।